हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आपको कुछ ऑप्शंस दे रखा है जैसे एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो देखिए, दो तरीके के हमारे पास टेस्ट हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में अजम्पशन बनाते हैं। क्या अजम्पशन बनाते हैं कि वेदर इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम पॉपुलेशन के बारे में अजम्पशन बनाते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। वेर एज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम पॉपुलेशन के बारे में कोई भी अजम्पशन नहीं बनाते हैं कि वेदर इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। ध्यान रखना है, पैरामेट्रिक में हम अजम्पशन बनाते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम अजम्पशन नहीं बनाते हैं। अगर मान लेते हैं कहीं कहीं आपको लिखा है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में अजम्पशन बनाते हैं, तो वो बहुत कम अजम्पशन होता है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट। ये आपके पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जांपल हैं, इसको आप कहीं पे नोट कर लेना। ये आपके पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जांपल हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जांपल कौन कौन हो सकते हैं? फर्स्ट है काई स्क्वायर, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इसके अलावा मैन विटनी यू टेस्ट, मैं मैन विटनी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। इसके अलावा क्रुस्कल वॉलिस एच टेस्ट। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जैसे साइन टेस्ट। तो ये आपके एग्जांपल हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के। आपको गूगल पे जाके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स को देख लेना चाहिए और उसको अलग से नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जो मैंने आपको बताया सिर्फ उतना ही नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं होता, इसके अलावा भी और भी सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जांपल हो सकते हैं। और जनरली आपको एग्ज़ाम में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का ही एग्जांपल पूछा जाता है। तो जितने भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जांपल्स हैं वो आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पूछा है तो वो हो जाएगा काई स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन एक्सप्लोर्स रिलेशनशिप बिटवीन। आपको बताना है कि स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन था वो किन दो डेटा के बीच में रिलेशनशिप बताता है। आपके ऑप्शन हैं टू ऑर्डिनल डेटा, टू इंटरवल डेटा, टू रेशियो डेटा या फिर टू नॉमिनल डेटा। देखिए, स्पीयरमैन का पूरा नाम था चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ठीक है। इन्होंने 1904 में रैंक कोरिलेशन मेथड जो दिया है, जिसे हम रैंकिंग मेथड भी कहते हैं या फिर स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और जो रैंक कोरिलेशन है वो यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव फैक्ट्स को एनालाइज करने के लिए। क्वालिटेटिव फैक्ट्स को एनालाइज करने के लिए इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन क्वालिटेटिव फैक्ट्स। ठीक है, क्वालिटेटिव फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्वालिटेटिव फैक्ट्स के, जैसे ऑनेस्टी। सपोज कर लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमें एम्प्लॉय की ऑनेस्टी चेक करनी है, तो ये क्वालिटेटिव फैक्ट है। इसे चेक करने के लिए हम रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से ब्यूटी और इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। जब क्वालिटेटिव फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पीयरमैन का एक रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n² - 1। ये आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए एस का क्या मतलब है, स्पीयरमैन्स। हो सकता है आपको इस तरीके से दिया हो RR, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे R का मतलब क्या है, रो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन किन दो डेटा के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो रैंक का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं। आपने ऑर्डिनल डेटा पढ़ा होगा जिसमें हम रैंकिंग करते हैं। जैसे हमें ये बताना है कि
5 एम्प्लॉय हैं ABCD, मान लेते हैं कि 5 एम्प्लॉय हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है। तो हम इनको रैंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑनेस्ट हैं, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और ये। तो हम क्या कर रहे हैं, रैंकिंग कर दे रहे हैं। तो इसे हम बोलेंगे कि ऑर्डिनल डेटा है ये। सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ऑर्डिनल डेटा। देखिए जो रैंक है इसको देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो डेटा है वो ऑर्डिनल डेटा है। मैंने आपको मेज़रमेंट और स्केलिंग के बारे में पहले ही बताया है, तो वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है हेल्थ एंड हाइजीन, ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस, वैक्सीनेशन एंड ऑकरेंस ऑफ डिजीज, या फिर हेल्थ एंड ऑनेस्टी। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके बाद पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास डेटा कितने तरीके के हैं। तो देखिए मेनली हमारे पास 2 तरीके के डेटा है। एक तो आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा, और दूसरी तरफ हमारे पास है क्वालिटेटिव डेटा। जब हम किसी भी डेटा को नंबर्स में मेजर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ये ध्यान रखो, ये आपके एग्ज़ाम में और आपके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते तो उसे हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और यहाँ पे यही एट्रीब्यूट्स दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया एट्रीब्यूट्स क्या है। अब क्वालिटेटिव डेटा का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया है, ऑनेस्टी, इसे आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ठीक है, इस तरीके का आप कुछ भी एग्जांपल उसका ले सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट्स क्या है। अब एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जानते हैं। एसोसिएशन का क्या मतलब है, वेदर 2 एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड और नॉट। अब मान लेते हैं ऑनेस्टी और ब्यूटी हो गया, या फिर ब्यूटी और इंटेलिजेंस हो गया। तो जब हम 2 एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, एसोसिएशन का क्या मतलब है, रिलेशनशिप देखते हैं, तो उसे हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब ये जो आपका एसोसिएशन है ये 3 तरीके का हो सकता है। जो एट्रीब्यूट्स का जो रिलेशनशिप है या एसोसिएशन है वो 3 तरीके का हो सकता है। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है नो एसोसिएशन। नो एसोसिएशन, या फिर इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस। ये एन है, ध्यान रखना। नो एसोसिएशन और इसको इंडिपेंडेंस कहते हैं, और नेगेटिव एसोसिएशन को हम बोलते हैं डिस एसोसिएशन। एक बार फिर से समझ लो, जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है, वेदर 2 एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड और नॉट। अब ये एसोसिएशन में 3 तरीके के हैं। पॉजिटिव एसोसिएशन, देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम में पॉजिटिव एसोसिएशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो पॉजिटिव एसोसिएशन होता है, नेगेटिव और डिस एसोसिएशन होता है, और तीसरा होता है नो एसोसिएशन, या फिर इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस। अब पॉजिटिव एसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि एक एट्रीब्यूट्स अगर है तो दूसरा भी होगा। ठीक है, जैसे हाइजीन यानी साफ सफाई अगर आप रखोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। वन एट्रीब्यूट इज अकम्पनीड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर एक एट्रीब्यूट है तो दूसरा भी प्रेजेंट होगा ही होगा। हाइजीन का क्या मतलब है, साफ सफाई। अगर आप साफ सफाई रखते हो तो हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी, तो यानी एक के होने से दूसरा भी प्रेजेंस होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अगर सपोज कर लीजिए कि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो जाहिर सी बात है कि पॉवर्टी होगी। इन जनरल सेंस में बात करिए, आप इंडिविजुअली मत लीजिएगा, कि अगर मान लेते हैं किसी इकॉनमी में, किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ गरीबी भी होगी, यानी कि एक एट्रीब्यूट्स के होने से दूसरा एट्रीब्यूट्स भी होगा। तो पहला एग्जाम्पल ही आपका पॉजिटिव एसोसिएशन का एग्जाम्पल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन आपको बाकियों के बारे में भी जानना चाहिए।
तो दूसरा जान लेते हैं नेगेटिव और डिसएसोसिएशन। इसका क्या मतलब है कि अगर एक एट्रीब्यूट्स है तो दूसरा एट्रीब्यूट्स नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट्स इंश्योर द एब्सेंस ऑफ अनदर एट्रीब्यूट्स और वाइस वर्सा। ठीक है, अगर एक एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है तो दूसरा एब्सेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वैक्सीनेशन करा ली, मतलब जैसे आपने कोविड की वैक्सीन ले ली है, तो डिजीज़ आपको नहीं होगा। देखिए जनरल सेंस में बात करिए, सपोज कर लीजिए कि आपने टिटनेस का वैक्सीनेशन कराया, तो जाहिर सी बात है कि टिटनेस से रिलेटेड जो बीमारी होगी वो आपको नहीं होगी। यानी एक एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है तो दूसरा एब्सेंट ही होगा। तो जो सी वाला है ऑप्शन, वो आपका नेगेटिव एसोसिएशन या डिसएसोसिएशन का एग्जाम्पल है। अब तीसरा जानते हैं नो एसोसिएशन, या फिर इसे हम इंडिपेंडेंस कहते हैं। देखिए जब दो एट्रीब्यूट्स इस तरीके के हों कि एक के होने या न होने से दूसरे पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसे हम नो एसोसिएशन बोलते हैं। या फिर दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हों इस तरीके से कि एक के होने का या न होने का दूसरे पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस। अब एक इंसान ईमानदार है और दूसरा बोल्डनेस का क्या मतलब, काफ़ी बेबाक है, बहुत बोल्ड है। तो ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, यानी इसमें नो एसोसिएशन, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं। इसी तरीके से हेल्थ एंड ऑनेस्टी, ये भी आपका एग्जांपल है नो एसोसिएशन या इंडिपेंडेंस का। तो ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स पूछा है, तो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो, आपको टाइप्स ऑफ एसोसिएशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फोर्थ मोमेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज। आपको फोर्थ मोमेंट बताना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। आपके ऑप्शन है m प्लस एम, एम प्लस 3m², या फिर m+2m², या फिर 3m+1। देखिए आपको अलग अलग तरीके के मोमेंट के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे मोमेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मोमेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको चाहे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी के मोमेंट आपको याद होने चाहिए एग्जाम में। यहाँ पे देखिए आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट के बारे में पूछ लिया है, और स्पेसिफिकली जो फोर्थ मोमेंट है उसके बारे में आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो मैं आपको वैल्यू बता दे रहा हूँ। फर्स्ट मोमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए जो मोमेंट होता है उसे हम डिनोट करते हैं म्यू से। μ1 का क्या मतलब है, फर्स्ट मोमेंट, इसकी वैल्यू है 0। सेकेंड मोमेंट को बोलते हैं हम μ2, इसको हम m से डिनोट करते हैं। थर्ड मोमेंट को हम μ3 से डिनोट करते हैं, ये भी m है। एक बार थर्ड वाला क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप। फोर्थ मोमेंट जो है उसकी वैल्यू है m+3m²। ये इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, m+3m²। मैं यहाँ पे एक और मोमेंट के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, जो कि है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोमेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट मोमेंट जो है, यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, चलो ठीक है मैं आपको नीचे बता दे रहा हूँ। फर्स्ट मोमेंट जिसको μ1 कहते हैं वो होता है 0। उसके बाद μ2 जो सेकंड मोमेंट है इसे बोलते हैं NPQ। थर्ड मोमेंट का जो वैल्यू है उसे बोलते हैं NPQ ब्रैकेट में Q माइनस P। फिर μ4 जो कि फोर्थ मोमेंट को बताता है वो है 3n² p² q² प्लस NPQ 1 माइनस 6pq। देखिए फोर्थ मोमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप एक बार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट एक बार ध्यान रखना। तो यहाँ पे फोर्थ मोमेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है m+3m², जो कि है करेक्ट आंसर बी। अब बढ़ते हैं आगे। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज वैलिड व्हेन सैंपल साइज इज। आपको बताना है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कब वैलिड होगा, जब सैंपल साइज क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं लार्ज, स्मॉल, लार्ज एंड स्मॉल, या फिर नन ऑफ दीज।
मैंने आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में आपको पढ़ाया है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में कोई भी अजम्पशन नहीं बनाते हैं। पॉपुलेशन के बारे में जो अजम्पशन होता है कि वेदर इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, इसके बारे में हम अजम्पशन नहीं बनाते हैं, या फिर वेरी फ्यू, या फिर हम अजम्पशन नहीं बनाते हैं, या फिर हम बनाते भी हैं तो अजम्पशन बहुत ही कम बनाते हैं। तो यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का जब हम यूज़ करते हैं तो वैलिड कब होगा, जब सैंपल साइज़ क्या होगा। तो देखिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तभी वैलिड होता है जब हमारा सैंपल साइज़ जो है वो स्मॉल हो। स्मॉल का क्या मतलब है, लेस देन 30। जब हमारा सैंपल साइज 30 से कम है तो उसे हम बोलते हैं कि स्मॉल सैंपल है। 30 से अधिक है तो इसका मतलब क्या है, लार्ज। जब आपके पैरामेट्रिक टेस्ट होगा इन जनरल केसेस तो सैंपल साइज आपका लार्ज होना चाहिए। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, सैंपल साइज स्मॉल है, तब वो वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुडनेस ऑफ फिट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय। आपको बताना है कि गुडनेस ऑफ फिट जो है वो किससे टेस्ट किया जाता है। आपके ऑप्शन है टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गुडनेस ऑफ फिट जो है वो आप काई स्क्वायर से टेस्ट करते हो। काई स्क्वायर को आप इस तरीके से लिखते हो। गुडनेस ऑफ फिट का क्या मतलब है कि आप एक्सपेक्टेड डेटा को एस्टिमेटेड डेटा से कंपेयर करते हो और आप जो फिट है वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन से कितना क्लोजली रिलेटेड है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, काई स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक है, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का एग्जाम्पल आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देखिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है वो आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब है, जब हर एक आइटम को 100% चांस है ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैम्पल तो उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि सैम्पल में सेलेक्ट होने का, हर आइटम को सैम्पल में सेलेक्ट होने का 100% प्रोबेबिलिटी है तो उसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। तो आपके स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल हो गए। कोटा सैम्पलिंग जो है वो आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड है। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो मैंने अलग से एक वीडियो में सैम्पलिंग टेक्निक को इन डेप्थ डिस्कस किया है। मैं यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डिटेल में यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सैम्पलिंग टेक्निक को अच्छी तरीके से समझ लो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में सैम्पलिंग टेक्निक को पढ़ सकते हो। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रिसर्च प्रोसेस अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ सीक्वेंस एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको रिसर्च का जो सीक्वेंशियल स्टेप है, जो रिसर्च प्रोसेस का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बताना है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेवलपिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। तो देखिए सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट को आप डेवलप करेंगे, क्योंकि बिना डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट के डेवलप किए आप डेटा कलेक्ट कैसे करोगे। फिर थर्ड है डेटा कलेक्शन, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा आप करोगे, उसके बाद उसको प्रोसेस करोगे और एनालाइज करोगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। तो रिसर्च प्रोसेस पे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करा दिया है आपको। आप चाहो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सप्लोर करके इसको और इन डेप्थ पढ़ सकते हो। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हो और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये था रिसर्च और स्टैट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपीएचसीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इसी तरीके से हम सब्जेक्ट वाइज जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके यूपीएचसीएससी एग्ज़ाम में
उसको हम वीडियो के फॉर्मेट में लाते रहेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे तरीके से पढ़ो और ये एग्ज़ाम क्रैक करो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।